हेलो एंड वेलकम टू मदे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस आमने सामने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 कमेटियों में शामिल जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा दी। दूसरी तरफ आईनी बेंच में शामिल जज मंदोखेल ने फैसले के बाद कमेटी में बैठने से इंकार कर दिया। जजेस इख्तलाफात, आला अदलिया की साख किस तरह मुतासिर हो रही है। इसके अलावा पीका तरमीमी बिल सेनेट दाखिला कमेटी से भी मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज मुस्तरद। सहाफती तंजीमों ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ वावडा के नैब में जाने की धमकियों के आगे झुकने से इंकार। सेनेट खजाना कमेटी के एतराजात मुस्तरद करते हुए FBI ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी का ऐलान आखिर कर दिया। और मुज़ाकरात का चौथा दौर, बैरिस्टर गौहर का शिरकत ना करने का ऐलान। बानी PTI ने 28 जनवरी की बैठक के लिए शर्त आयद कर दी। बैरिस्टर गौहर और बैड गवर्नेंस और करप्शन के चर्चे। अली अमीन गंडापुर की पार्टी सदारत से फारिग। बानी PTI ने जुनेद अकबर को पार्टी सदारत देकर वजारत आला के लिए भी वार्निंग दे दी। जुनेद अकबर किस टास्क के लिए लाए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त जो अदलिया में इस वक्त जो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं और इनमें एक बढ़ता हुआ रुझान जो है वो नज़र आ रहा है, उस पर हम बात करते हैं। सहाफ़ी कंबर जैदी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। थैंक यू सो मच कंबर। ऐसा लग रहा है कि जो इख्तलाफात हैं 2 ग्रुप्स में जो है वो बटी हुई है इस वक्त अदलिया। एक वो जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, एक वो जो उस पर ग्रीफ कर रहे हैं इस वक्त। ये इख्तलाफात का बैकग्राउंड क्या है और आगे कहाँ रुकते हुए नजर आ रहे हैं ये? देखें, इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो बेसिकली एडिशनल रजिस्ट्रार को वो तौहीन अदालत का केस जिसमें आज फैसला आया है वो वजह बना है अभी हालिया इख्तलाफात की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए माजी में, तो ये तनाज़ा तब से ही शुरू हो गया था जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और सीनियरिटी पे 30 नंबर के जो जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। फिर मामला आईनी बेंच के इख्तियारात के हवाले से और आम बेंच में जो केसेस की समाअत होती है उनका आया। वक्तन फवक्तन ऐसा होता था कि आईनी बेंच के केसेस आम बेंचेस में लग जाते थे, लेकिन वो फिर दोबारा आईनी बेंच में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। लेकिन एक केस की समाअत में जो कि कस्टम की वायरीज का केस था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठा दिया और वो सवाल बड़ा वाज़ेह था कि हम इस केस को कंसिडर कर सकते हैं, हमारे क्या इख्तियारात हैं। लेकिन ये सवाल उठाना था कि उनसे पहले तो उनके साथी जज को चेंज कर दिया गया, फिर उसके बाद उनके बेंच में शामिल एक खातून जज थी, उनको हटा दिया गया, और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर ने एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया कि किस तरह से ये मुकदमा दूसरी अदालत में लेके जाया जा सकता है, यानी उनके बेंच से ये मुकदमा लेके आईनी बेंच को दे दिया गया। उस पे अब एक वाज़ेह ऑर्डर आ गया जस्टिस मंसूर का, जिसमें जस्टिस मंसूर ये लिखते हैं कि ये तमाम मामला जो है वो वही देखेंगे, उन्हीं का बेंच समाअत करेगा। अगर बेंच कोई केस की समाअत कर रहा हो और उसमें कमेटी इंटरवीन करे तो ये अदलिया की आजादी पर एक हमला है, यानी अदलिया की आजादी इससे मुतासिर हो रही है। लिहाजा एक तो उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनको तौहीन अदालत का नोटिस जो जारी किया हुआ था उसको वापस कर लिया है। दूसरी उन्होंने डायरेक्शन ये दी है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस पर फुल कोर्ट बुलाएं, क्योंकि बादियों नजर में वो ये समझते हैं कि जो कमेटी के अरकान हैं उनकी जानिब से ये गलत डिसीजन लिया गया था और उन्होंने वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर जस्टिस मंसूर का मौजूद था जिसमें कहा गया था ये केस उनके पास ही लगाया जाए। लेकिन फिर आपको पता है कमेटी से ये डिसीजन आया और फिर ये आईनी बेंच को शिफ्ट कर दिया गया। जस्टिस मंसूर ने बेसिकली अपना फैसला उसी पर दिया है और जस्टिस मंसूर ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है आप बड़ी अहम चीजें बता रहे हैं, बैकग्राउंड इसका दोबारा वहीं से शुरू कीजिएगा। जस्ट आई एम वंडरिंग, जिस कमेटी का बार बार जिक्र करते हैं, इस कमेटी में कौन कौन से जजेस हैं जिन्होंने फैसला किया जिस पे जस्टिस मंसूर साहब ने अब रिएक्ट किया है? देखिए, इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी। इस कमेटी के रुकन हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, और इस कमेटी के रुकन हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। और ये फैसला जो किया गया है वो 2-1 की अक्सरियत से किया गया है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब एक पेज पे थे
और वो ये समझते थे ये मुकदमा आईनी बेंच को सुनना चाहिए। तो चीफ जो जस्टिस मंसूर का ऑर्डर है वो इन्हीं 2 जजेस के खिलाफ है, जिसमें जस्टिस मंसूर ये समझते हैं कि बज़ाहिर तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब कमेटी के मेंबर्स हैं, लेकिन अदालती लिहाज को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी जो डिमांड है उसको देखते हुए मतलब आप बड़ी हुक्म नहीं जारी कर रहे। एक लेमैन के तौर पर आप तो इसको रिपोर्ट करते हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर, समझते भी हैं, बड़ी खूबसूरत रिपोर्टिंग भी करते हैं, आई एम योर फैन। आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो, अगर मैं सही समझो, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ दूसरे जज साहब हैं उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब समझते हैं, लेकिन आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ ट्रेडिशन, कॉमरेडशिप वो उनको नोटिस जारी नहीं कर रहे। दैट्स व्हाट इट इज़, या मैं गलत समझाऊँ मैं? थैंक यू क्लासर साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो जस्टिस मंसूर हैं वो उन्हीं को तौहीन अदालत का मुर्तकिब समझते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जब ये इस केस की समाअत कर रहे थे उस टाइम भी ये कहा था कि प्रॉपर्टी डिमांड जो है, यानी अदालती लिहाज, कर्टिसी, जजेस में हम आहंगी, जो एक अदालती डेकोरम है उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये नहीं कर रहे। अदरवाइज वो ये समझते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए और उन्होंने जस्टिस मंसूर की जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो माजी में कोई इस तरह की कंबर जो मुझे थोड़ी सी नजर आती हैं, आप खैर बेहतर जानते हैं, मेरा ख्याल जब या चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ये वर्सेस क्वेटा बेंच से शुरू हुआ तो मियां अजमल साहब थे, या मेरा ख्याल है वहाँ पे जब 2 बेंचेस ने इस तरह की एक दूसरे के खिलाफ नोटिस जारी करने शुरू कर दिए थे, एक बेंच जारी करता था, दूसरा उसको सस्पेंड करता था, बाद में भी शायद कोई इस तरह की कोई मुझे तो कोई नज़ीर नज़र नहीं आ रही, प्लीज़ आप बताइएगा। या उस तरह की सिचुएशन डेवलप होती जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब के अगेंस्ट अगर जस्टिस मंसूर साहब ये ऑब्जर्वेशन भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जी मैं नहीं कर रहा, तो इट्स अ बम शेल। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपने चीफ जस्टिस को भी, मतलब जो एक अदालत का वो समझते हैं हम, उनका सिंबल है अदालत के। साहब आपने दुरुस्त हवाला दिया जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला, जबकि एक दिन मेरी जब कुछ सीनियर बुकला से बात हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि कुछ उस तरफ जाता मामला नजर आ रहा है। लेकिन क्लासेस साहब ये मामला खुलकर तब सामने आएगा, यानी अगर जजेस के कहने पर और जुडिशियल ऑर्डर पर अगर तो इसकी अपील नहीं आती और चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट नहीं बनाते। फिर दूसरी पैरेलल सिचुएशन ये बन रही है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी तमाम वुकला जो दरखास्त गुजार हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्त गुजार हैं, वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रहे हैं, लेकिन आईनी बेंच कहता है कि हम तमाम जजेस ही काफी हैं, यानी आईनी बेंच के जजेस काफी हैं। जबकि एक बड़ी वाज़ेह दलील आज दी गई कि अगर ये आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है इसमें चीफ जस्टिस और तमाम जजेस आते हैं, तो इसमें 2/3 अक्सरियत से इसको कलअदम करार देना चाहिए। तो ये बताएं, लेकिन अभी तक अगर चीफ जस्टिस जिनको कहा गया है कि आप बेंच बने, फुल बेंच बनाए, ये उनके प्रीरोगेटिव में है या उनको कमेटी के सामने ले जाना पड़ेगा इसको दोबारा कि बेंच आपने इसको फुल बेंच बनाना है या नहीं बनाना, फुल कोर्ट बनाना या नहीं बनाना, ये प्रीरोगेटिव है या कानून के तहत कमेटी फैसला करेगी इसका? देखें, जो क्लासेस साहब जस्टिस मंसूर ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट तश्कील देती है, लेकिन कन्वेंशनली जो है चीफ जस्टिस ये हुक्म देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से तो कोई हदायत नहीं फर्जी तौर पर लेनी, उसकी पावर को ड्राइव किया जाता है और चीफ जस्टिस कन्वेंशनली हदायत देता है। यानी जस्टिस मंसूर की अपने ऑर्डर में ये बताने की कोशिश है कि फुल कोर्ट तो आइन के तहत बननी है, चीफ जस्टिस साहब जो कन्वेंशनली ऐलान करते हैं यानी रस्मी तौर पर वो ऐलान एक कर दें। जस्टिस मंसूर ने तो इस तरफ निशानदेही की। आपका क्या ख्याल है, क्या करेंगे? आपकी रीडिंग क्या है? आपकी रीडिंग क्या है कि चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? बेसिकली मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही करता है, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये मामला कमेटी में डिस्कस होना चाहिए कि आया कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसमें बड़ी वाजे ये बात की गई है कि जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें तमाम जजेस जो हैं वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन एक्सक्लूसिवली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये राइट है कि वो जो है वो फुल कोर्ट बुला सकता है किसी भी मामले में, उसका ये इख्तियार मौजूद है। कमेटी में इसको डिस्कस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जस्टिस मंसूर ने कमेटी को नहीं भेजा। आपने बड़ा तफसील से, बड़ा अच्छे खूबसूरत तरीके से पूरे मसले को एक्सप्लेन किया, जो मेरे जहन में कुछ कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई हैं। मुझे अब एक जो लग रहा है आपकी बातों से और जो भी हमने इधर पढ़ा है और जो प्रोसीडिंग सामने आई हैं
कि ये तो मतलब टग ऑफ वार, एक बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, या इतना बड़ा इशू नहीं था कि वो भी तो कह सकते थे जस्टिस मंसूर साहब भाई कि मैं केस नहीं सुनता, ठीक है जहाँ देना भेजना चाहते हैं करना है कर लें। अच्छा, वो भी उसमें उस दूसरी साइड भी यही कर सकती है कि विड्रॉ ना करते जो जजेस को किया गया, बेंचेस वगैरह करें। तो आपको ऑलरेडी लग रहा है कोल्ड वॉर है स्टार्टेड और अब ये दोबारा सरफेस पे आ रही है। मतलब कुछ अर्सा थोड़ी सी हमें लगा कामरेडशिप है, दोस्त हैं, चीफ जस्टिस साहब भी, मंसूर साहब भी, पुरानी वो सारी चीज़ें मतलब अपनी जगह पे थी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो क्रैक्स और फॉल्ट लाइन जो हैं वो भरना शुरू हो गई हैं। वो तो जिस तरह की ये बातें आप बता रहे हैं तो पुरानी दोस्ती बैंड ऑफ ब्रदर्स इज अबाउट टू बी ब्रोकन। क्लासेस साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसका जवाब देने के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मीटिंग में साफियों से थी, उसमें ये इस बात का एतराफ किया था कि गुज़िश्ता 3-4 साल में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बड़े हार्ड स्टांसेस ली गए हैं जजेस की जानिब से, लेकिन अब वो स्टांसेस नहीं रहे हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, इनका आपस में कोलैबोरेशन भी माजी में रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जितना वाजे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस में दरार आई है, मैं ये नहीं समझता कि इससे पहले इस नोयत तक मामलात गए हैं। 2 के जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में भी बड़ा कुछ होता रहा है, लेकिन अब तो क्लासेस साहब हालत ये है कि बेंच जब बैठा होता है तो एक साइड के जजेस दूसरी साइड के जजेस से बकायदा आर्ग्यू कर रहे होते हैं। अच्छा। सामने बजाय पिंग पोंग बॉल जो है वो वकील बना हुआ होता है, बेचारा इधर की भी सुन रहा होता है उधर की भी सुन रहा होता है, लेकिन अदालती माहौल और अदालती वकार जो है मजरू होकर रह गया है। दोनों साइड के जजेस आपस में एक क्लैश की ये कहीं टीवी शो वाली, ये टीवी शो वाली तरफ तो नहीं जा रहे प्रोसीडिंग की तरफ? सम टाइम दे गॉट अ बिट अनरूली एंड इस तरह की चीजें। मुझे डर लग रहा है आपकी बातें सुन के जो आप बता रहे हैं। साहब बस दुआ करें कि ऐसे शो ना बन जाएं जो हम और आप अक्सर देखते हैं जिसमें उठ के हाथापाई शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेट है बहुत ये, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं मामला तो कुछ ऐसे ही हैं कि एक सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब दूसरी साइड से बकायदा जजेस की सूरत में दिया जाता है। जजेस आपस में बात भी करते हैं और एक दूसरे के जवाबात को, एक दूसरे के सवाल रिसीव करके उसके जवाबात भी देते हैं और बज़ाहिर वो मुखातिब होते हैं उन वकील साहब से, यानी वो अपने रिमार्क्स में क्वेश्चन फ्रेज भी कर रहे होते हैं, उनके आंसर भी दे रहे होते हैं, अपने मुखालफिन को आड़े हाथों भी ले रहे होते हैं। अच्छा, कमर ये बताएगा कि आपने अभी बात की 26वीं तरमीम के बाद जाहिर हम जानते हैं इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन इसका हल बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि उस 26वीं तरमीम का इशू जो है वो फुल कोर्ट सुन ले और ये मामला जो है वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व हो जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि 8 नए जजेस की अपॉइंटमेंट की भी बात आ गई है। आपको लगता है फिर से सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो है वो हम जानते हैं कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा है जुडिशल कमीशन में, तो ये मामला फिर भी जो है वंस एंड फॉर ऑल जैसे हम चाह रहे थे उस तरह से हल शायद ना हो? रबिया, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। इसके लिए एक टर्म यूज होती है कोर्ट पैकिंग। उसका मतलब ये होता है कि जब आपकी मर्जी के जजेस मौजूद ना हो और आप एडिशनल जजेस जो हैं वो भर्ती कर लें एक अदालत में, उसका मकसद ये होता है कि आप कुछ मखसूस केसेस से अपने नताइज हासिल करना चाहते हैं। यानी कोर्ट पैकिंग ये कहलाती है कि आप ऑलरेडी जजेस की तादाद बढ़ा दें ताकि मतलूबा नताइज को चेंज कर दिया जाए। आप बड़ी हैरानगी की बात है, आप ये इसमें लिंक डेवलप करें कि आज 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा है, आज तमाम वकला ने उठ के खड़े होकर कहा सर हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप आईनी बेंच हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी वाली बात हुई। और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि आप ऐसा करें कि इस पे फुल कोर्ट बनता है, और इसके साथ जस्टिस मंसूर का एक जुडिशियल ऑर्डर भी फुल कोर्ट के हवाले से आ गया। और फिर हम देखते हैं कि आज ही की तारीख में चीफ जस्टिस साहब जो है 11 फरवरी का इजलास बुला लेते हैं जिसमें 8 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाने की बात हो रही है। तो ये बड़ा मेरे लिए हैरानकुन भी था कि आपने 26वीं आईनी तरमीम का केस 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया, उससे पहले आपने जजेस की इंडक्शन वाले इजलास को बुला लिया। तो बजाहिर ये सामने सबको नजर आ रहा है कि
नए जजेस क्यों लाए जा रहे हैं, कि तादाद अगर नए जजेस के लाने से इक्वेशन बैलेंस होती है या इक्वेशन किसी के हक में जाती है। क्योंकि देखें, अभी जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा, जो जजेस लाए जाएंगे, आपको पता है कि जुडिशियल कमीशन में हुकूमती अरकान या हुकूमत को वैसे ही वोट ज्यादा हासिल है, तो जिन जजेस को लाया जाएगा तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, यानी ओवरऑल ये आप ये कह सकते हैं इंप्रेशन है कि वो जजेस लाए जाएंगे जिनको खुश किया जाए, और फिर जब उनको खुश किया जाएगा तो वो बदले में आपको खुश करेंगे। तो ये ओवरऑल जनरल इंप्रेशन है जिसके बारे में मोस्टली हम वुकला भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज का जो डिसीजन है, और खसूसन मैं आपको ये भी इसमें ऐड ऑन कर दूं कि बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने ये चीज भी चैलेंज की हुई है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को हमने चैलेंज किए, तो इसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल जजेस जो हैं वो ना बढ़ाए जाएं जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया आपका सर जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ी खूबसूरत आपने हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच कंबर फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज पीका तरमीमी बिल सेनेट दाखिला कमेटी से भी मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद इकबाल, सीनियर सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। जी वालेकुम सलाम। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शहजाद, आप एंकर्स एसोसिएशन का भी हिस्सा हैं और फिर आज आप सेनेट कमेटी में जो डिस्कशन हुई वहाँ भी आप मौजूद थे। क्या बुनियादी जो है वो चैलेंजेस या एतराज़ात जो है वो आप लोग ने उठाए वहाँ पे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जितने भी एंकर्स एसोसिएशन हो, दूसरी तंजीमें हो, वो ये चाहते हैं कि जो फेक न्यूज हो उसका खात्मा हो, फेक न्यूज के खिलाफ क्रैकडाउन हो, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा मुतासर वो लोग हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, चैनल से वाबस्ता है, प्रिंट से वाबस्ता है। उनका तो ब्रेड एंड बटर भी है और उनको पता है कि हमारा काम ये है कि आपने सच फैलाना है और झूठ को आपने नहीं नशर करना या उसकी आपने हौसलाशिक नहीं करनी। तो ये पॉइंट पे तो सब इत्तेफाक करते हैं, हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। अब मसला यहाँ पे है कि जो इस वक्त कानून लाई है, पीका अमेंडमेंट लॉ जो लाया गया है और जो कौमी असम्बली से पास भी हो गया है, उसमें कई शिके बड़ी मुतनाज़ा हैं और उस पर किसी किस्म की डेलिब्रेशन नहीं की गई। और अब तो इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद तस्लीम भी कर रही है कि हमने वादा किया था कि डेलिब्रेशन होगी, कंसल्टेशन होगी, उसके बाद इस कानून को लाए गए। तो स्टेक होल्डर्स के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। हफ्ते के रोज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब और अताउल्लाह तारा साहब ने ये बड़ा अच्छा एक काम किया कि सेनेट से ये पास नहीं होने दिया, उन्होंने कमेटी में भेज दिया ताकि इस पर फर्दर कंसल्टेशन हो। आज हमें बुलाया गया था कि आप आपकी बात काट रहा हूं सर, कमेटी में वैसे भी जाना था, ये फेवर नहीं है उनकी, इट्स अंडर द लॉ। जो बिल पेश होते हैं कमेटी को जाना होता है। अगर वो आपको ये कह रहे थे ना कि हमने उधर भिजवा दिया है, तो वो थोड़ी सी उन्होंने ट्रिक किया है। अंडर द लॉ आपको कोई भी बिल पेश होगा आपको भेजना पड़ता है सेनेट की कमेटी में। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा जब ये कौमी असेंबली कायम कमेटी में गया, वहां साथियों को नहीं बुलाया गया और नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। जब वहां पे हुआ उसमें हम सारे जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। अगर आप कह रहे हैं कि एज ए उन्होंने आप लोगों को एंकर एसोसिएशन को नहीं बुलाया, यही पॉइंट है। अदरवाइज इट वाज ओपन टू द मीडिया, हम सारे लोग बैठे थे, हमारे सामने डिबेट्स भी हुई, सब कुछ हुआ है और हमने रिपोर्ट भी किया था अपने शो में। लेकिन तो हर कमेटी का इजलास जो है उसमें, और आप तो माशाल्लाह सेनेट हो या नेशनल असेंबली की कमेटी के इजलास अटेंड करते रहते हैं सर, लेकिन इस कमेटी के इजलास में बाकायदा एंकर्स एसोसिएशन को ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसमें PFUJ हो, TBA हो, इन सब की नुमाइंदगी थी और उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस देने थे। और ये हमें कहा गया था कि आप जो भी रिकमेंडेशंस देंगे उन पर हम गौर करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें से जो भी पॉजिटिव चीजें उसको शामिल करें। लेकिन आज का जो सेशन है, जब ये शुरू हुआ, चेयरपर्सन फैसल रहमान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, बाद में तहरीक इंसाफ ने हमें बताया हम तो उनको ओन ही नहीं करते, इनफैक्ट उनके खिलाफ हमने शो कॉज नोटिस भी दिए हैं। वो फैसल साहब बड़ी जल्दी में थे कि वोटिंग हो जाए और ये हम बिल थ्रू कर दें। तो उस पर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा और सबने कहा, हमने भी कहा, बिल्कुल फेक न्यूज एक मसला है। कामरान मुर्तजा साहब ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस पेश करने की कोशिश की, उनकी जो अमेंडमेंट्स थी उनको भी शामिल नहीं किया गया, उन पर बातचीत नहीं हुई। हमें मुश्किल 4-5 मिनट पहले हमने अपना मुद्दा पेश किया कि किस तरीके से आप एक बेहतर और मौसर कानून बना सकते हैं और उस पर आप सबको ऑन बोर्ड लेंगे तो उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन फिर फौरी तौर पे वोटिंग भी क्या हुई, सबने जो है इत्तेफाक कर दिया कि ठीक है बिल मंजूर करते हैं। और मजे की बात यह क्लासर साहब, जब हम निकले और हमने पीपल्स पार्टी को कहा कि आप तो जमहूरियत की बात करते हैं, आजादी इज़हार राय की बात करते हैं, तो आपने क्यों इस कानून पे इसको पास कर दिया यहाँ से? तो सबका जो तासुर था हमें वो यही मिला कि सब कह रहे हैं हम मजबूर है, हम तो इसको करना ही था हमने पास। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली से इसको पास करवाया। बताइएगा, आप कह रहे थे कि इस पे जो अच्छी बात की आपने स्टार्ट में
कि फेक न्यूज़ का इन चीज़ों पे ऑफ कोर्स इसका हमें फ़ायदा है कि जितनी फेक न्यूज़ की किलिंग होगी, हमारे जैसे आप जैसे और बहुत सारे दोस्त जो हैं जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनकी सेफ्टी इसी चीज़ में है। आपको किन किन चीज़ों पे या हमें ओवरऑल या आपने कहा एतराज़ात हैं कुछ कि ये कौन कौन सी शिकों पे आप लोगों का एतराज़ हैं सर? सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जिसपे अताउल्लाह तारिक साहब से जब हमारी बात हुई वो माने भी इस चीज को कि देखिए जो टीवी चैनल्स हैं वो लाइसेंसीज हैं और रेगुलेटेड हैं बाय पैमरा। अब एक कंटेंट जो अभी हम बात कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और जो भी पैमरा के रेगुलेशंस है उस पर आपको पूरा उतरना जरूरी है, वरना ऑब्वियसली फाइन होता है या चैनल को जवाब देना पड़ता है इसका। लेकिन जब यही प्रोग्राम आपका यूट्यूब पे जाएगा या किसी और आप प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेंगे एक्स पे, तो उसका मतलब ये होगा कि अब वो डिजिटल स्पेस में आ गया है और जो डिजिटल अथॉरिटी बनाई जा रही है फिर आपने उन कवानीन को भी अबाइड करना पड़ेगा। यानी एक कंटेंट जो है वो दो अथॉरिटी से। आपको शहजाद लगता है कि मैं कोई ऐसी बात करूंगा पैमरा से बात जाऊंगा, डिजिटल अथॉरिटी से नहीं बचूंगा? मतलब है कि आपको लगता है कि टीवी पे मैं बात कर लूंगा तो पैमरा कहेगा जनाब कि ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं है कि रऊफ ने, आपने, मैंने, रबिया ने, हमने प्रोफेशनल बातें की हैं, ठीक बातें की हैं। लेकिन अगर वही मेरा क्लिप उठा के मेरा चैनल अगर डिजिटल पर लगा देता है तो आपका ख्याल है उसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ें होंगी और उनको एतराज़ होगा और वो मुझे बुला के कानून इस वक्त लाया जा रहा है डिजिटल के लिए वो बहुत ही वेग है। उसमें जो डेफिनेशन एक तो कोई वाजे नहीं की गई है फेक न्यूज के हवाले से, उसमें आपको पता है पैमरा में एक काउंसिल ऑफ कंप्लेन है जिसमें इंडिपेंडेंट लोग भी बैठे होते हैं। मैंने 50 केसेस भुगती हैं वहां पे सर पैमरा में। मैं मुझसे बेहतर कौन जानता होगा कि पैमरा के रेगुलेशन लॉज जो हैं मेरे ऊपर केसेस हुए हैं 15 केसेस। यहाँ तो आप देखें तो कई चैनल्स पे इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा जो है जोश में आया हुआ है पैमरा, कई उनको फाइन्स हुए हैं, कई नोटिस जारी करते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन इन्होंने इसमें दी है और पैमरा में क्रिमिनलाइज नहीं है, यहाँ पे उन्होंने क्रिमिनलाइज भी किया हुआ है। और अब तक जो पीका लॉ था उसमें जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था या आप कह सकते हैं कि कॉग्निजेबल यानी कि काबिल गिरफ्त ऑफेंस था, वो सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी या हेट स्पीच थी। लेकिन अब हर किस्म की फेक न्यूज जिसकी डेफिनेशन वाज़ेह नहीं है, जो कि बहुत ही वेग रखा गया है, वो भी एक तो आपकी बात समझ आ रही सर, ऑफेंस होगा और वो नॉन बेलेबल होगा। एक तो समझ आ रही है फेयर एनफ के, एक तो डिजिटल जब जाएगा तो एक इसके बाद दूसरा सर एतराज हमारा ये कि इसको आप एक तो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, ये एक सिविल पनिशमेंट नहीं होगी और क्रिमिनलाइज भी आप इस तरीके से कर रहे हैं कि ये नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। यानी कि आपने कोई खबर दी है या उनको ये लगा है कि ये फेक है, वो आपको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर सकते हैं। ना आपको कोई वक्त दिया जाएगा कि आपके इंटेंट जानने के लिए आपसे कहें कि 48 घंटे में आप इसको केस को हटा दें या आपसे कोई माफी का मुतालबा किया जाएगा। क्योंकि देखिए क्लासेस साहब, यहाँ पे इंटेंट जो है ना वो बड़ी जरूरी है और इसमें लिखा भी गया है कि अगर आपकी इंटेंशन ये हो कि आपने फेक न्यूज दी है, अगर मैंने कोई चीज ऐसी कर दी है जो मुझे लगता है कि गलत है और मुझे अगर बताया जाता है गलत है, मैं उसको डिलीट कर दूं, यानी कि वो मेरी इंटेंट नहीं थी। यहाँ पे आपको वो मौका भी नहीं दिया जाएगा। और अभी रिसेंटली आपने इसकी एक मिसाल देखी है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया है पीका लॉज के अंडर क्योंकि उसके ग्रुप में किसी ने मरियम नवाज के हवाले से कोई मटेरियल शेयर किया था और उन्होंने वो मटेरियल शेयर होने से रोका नहीं, उसको डिलीट नहीं किया, दूसरों ने देख लिया। इस बुनियाद पर उनको जो है सिर्फ पीका के अंडर बुक किया गया और उनको अरेस्ट किया गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। अगर आपने इस कानून को मौसर बनाना है, एक तो आप सिविल पनिशमेंट की तरफ लेके जाएं, अनलेस एंड अनटिल मसला चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कोई हेट स्पीच जैसा हो तो फिर आप उसको कैसे डील करें? आपके जहन में क्या है? मतलब अगर हमसे तजावीज मांगी जाए, पूछी जाए, अभी जो यूएई के प्रेसिडेंट साहब आए थे और उनकी जिस तरह वीडियोस बनाई गई हैं चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ और जिस तरह ट्विटर सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, सारा दिन हम भी देखते हैं, फेसबुक पे चले जाएं, इन चीज़ों को इनके लिए क्या होना चाहिए आपका ख्याल है? जो इस तरह की वीडियो डाले, जो इस तरह की एक दोस्त मुल्क का सरबराह है यहाँ पे, उस पर हमारी क्या तजवीज़ होनी चाहिए? व्हाट शुड बी डन? बहुत अच्छी मिसाल दी क्योंकि उस दिन जब हमारी मीटिंग थी हुकूमती रहनुमाओं से, तो मैंने एग्जैक्टली यही मिसाल दी थी कि इस तरह की जो चीज है ना वो तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और हम सबका खून खोलता है। अगर हमारी फैमिली हो हमारा ज्यादा खून खोलेगा, हम तो कहेंगे कि सिवियर पनिशमेंट इस पे आप दें। ये इस पे तो कोई इसी तरह के कंटेंट के हम खिलाफ हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये इस पे बात की थी कि जब ये आप अगर कोई ये कंटेंट अपने कोई ट्विटर पे कहीं से डालता है या कोई ऐसा कंटेंट जो आपको लगता है कि वो रियल है, वो कोई शेयर करता है, तो कम से कम उसके इंटेंट जानने के लिए ये मौका दें कि वो 48 घंटे में क्या वो कंटेंट डिलीट करता है। नहीं करते तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के थ्रू आपने अरेस्ट करवाना है। अगर वो क्रिमिनल कोई ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो कल्चर है क्लासेस साहब कि आप भी खिलाफ है, हम भी खिलाफ है कि कोई चीज आए पहले आप अरेस्ट करो। अच्छा, उस दिन मैं मौजूद था सर, जिस दिन ये इंटीरियर की कमेटी में ये बिल आया था यहाँ पे, ये वाला पहले दिन कौमी असम्बली के, तो मैं भी मौजूद था और भी कोई 2-4 जर्नलिस्ट थे। तो वहाँ पे जरताज गुल साहब ने बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू की। हालांकि पीटीआई इस वक्त जो अपने
नंबर टांकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी हमने माजी देखा हुआ है कि जनवरी फरवरी में ये बिल लेकर आ रहे थे, ले भी आए थे, और खान साहब ने बाकायदा टीवी पे बैठ कर सख्त सजाओं का दिफा भी किया था कि ये तो 6 महीने के लिए इन्होंने कहा जमानत भी नहीं होगी, उठा लेंगे और 6 महीने जमानत भी नहीं होगी। और एक इनके वजीर साहब ने दिफा किया था, हालांकि नैब जो है वो आपको आके 90 दिन के लिए उठाता था, इन्होंने कहा हम 180 दिन के लिए रखेंगे, जमानत भी नहीं होगी। अपने दौर में तो ये आ रहे थे, लिहाजा अगेन इन लोगों को तो मैं तो सीरियस नहीं लेता, पॉलिटिकल पार्टीज को, नवाज शरीफ साहब की हो या PTI वाले हो, अपने अपने दौर में सारे करते हैं। उसमें जरताज गुल साहबा ने जो बात की बड़ी अहम थी, उन्होंने कहा सोशल मीडिया से हम सारे तंग हैं, हमारी भी इज्जतें उछाली जाती हैं रोज़ाना। उन्होंने कहा जी हम इसके खिलाफ नहीं है, लाज होने चाहिए, एक तो जल्दी वाली बात की, प्लस उन्होंने कहा सजाएं जो आप भी कह रहे हैं वो हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने उससे ज़्यादा रेलिवेंट बात की सर, जो प्रेस गैलरी में साफ उन्होंने किया, बैकवर्ड जो मेरे अक्ल को लगती है वैसे, उन्होंने कहा जनाब ये सबसे ज़्यादा जो इस पर गंद डाला हुआ है ना इस वक्त सोशल मीडिया पे, वो PTI की सोशल मीडिया टीमें हैं और हमारी नवाज लीग की टीम है। ये खुद मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये बिल जो है बेसिकली, उसने कहा सबसे ज़्यादा आप जाके देखें, ये दोनों जो हैं इन्होंने पूरे का पूरा सोशल मीडिया पे गंद डाला। तो आप समझते नहीं है कि सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, हम उनका दिफा कर रहे हैं, उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारा दिन बैठ के एक दूसरे पे इतने गंदे ट्रेंड चलाते हैं, फोटोशॉप करते हैं, फेक वीडियोस देते हैं और पता नहीं बला बला के। आप और मेरे और बहुत सारे लोग जो हैं मतलब इतने सेंसिबल तो हैं कि हमने ट्विटर पे क्या डालना है और क्या नहीं डालना। फिलहाल तो जैसे मैंने आपको एक कभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की भी मिसाल दी, उससे ये पता चलता है कि कितना वसी है, क्योंकि ये जो कानून है ना ये स्पेसिफिकली सिर्फ नहीं आप डिजिटल आप समझते हैं व्हाट्सएप में मतलब आप और मैं एक एंकर ग्रुप में हम दोनों हैं जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, कोई उसमें इस तरह की नास्टी चीजें डाल दे वेरी मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल, तो क्या उसको एडमिन को हटाना नहीं चाहिए, वार नहीं करना चाहिए मेंबर को, या ब्लॉक करना चाहिए या कंटेंट को, या उसको रहने तक? एक कानून है कि प्रोपोर्शनेट तरीके से आप सजा देते हैं। अगर उसने नहीं हटाया तो एडमिन को आप पीका के लॉ के अंदर पहले उसको बुक करेंगे और फिर फौरी तौर पे गिरफ्तार भी कर लेंगे विदाउट उसका कान सुने हुए, वजह सुने। हो सकता है कि उसने देखा ही ना हो, वो पूरा दिन सो रहा हो। लेकिन इस तरह की गिरफ्तारियां और होती है वन साइडेड होती है। जो आपने कहा था ना कि इसमें क्या फ्लॉ है, इस अथॉरिटी में ट्रिब्यूनल बनेगा, अथॉरिटी बनेगी और इसके अलावा काउंसिल ऑफ कंप्लेन बनेगा। तमाम मेंबर्स, किसी में 9 है, किसी में 3 है, 6 हैं, ये तमाम मेंबर्स जो है वफाकी हुकूमत लगाएगी। हमें क्यों लगता है इसमें जो साथी होंगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जैसे 9 मेंबर्स में से अथॉरिटी में एक साथी होगा, वो साथी भी हुकूमत लगाएगी। अब आप मुझे बताइए कि जो कमेटी, जो अथॉरिटी हुकूमत बना रही है, क्या वो उन आवाजों के खिलाफ एक्शन लेगी जो उनकी सपनों से मुखालिफिन के खिलाफ? आपका क्या ख्याल है कि ये अथॉरिटी किसको बनानी चाहिए? हुकूमत को ना बनाए तो देन हु शुड, मतलब है क्योंकि बजट इसका आना है, इंडिपेंडेंट लोगों को डालें। अगर आपने साथियों को डालना है तो आप ये कहें कि PFUJ या कोई भी साथी बॉडी है उसका सेक्रेटरी जनरल होगा, उसका प्रेसिडेंट होगा, ताकि जो भी एक्स ऑफिशियो हो वो उसका बन जाए। लेकिन अगर हुकूमत कहेगी कि नहीं ये साफी होगा, फला साफी होगा, तो फिर कैसे इसकी इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी? वो तो पेमरा में भी है इस वक्त सर, इस वक्त पेमरा में भी इसी तरह हुकूमत ने नोटिफाई किए हुए सर, 2 लोग बैठते हैं, उनकी कंप्लेंट में खुद वहां पे गया हूं, 1-2 केसेस थे तो वहां भी 2 साफी बैठे हुए हैं सर, वो भी हुकूमत ने नोटिफाई सालों से। अगर आप बिल्कुल, आपकी ये बात दुरुस्त है, पेमरा में भी कोई, पेमरा हमारे लिए कोई आइडियल मिसाल नहीं है, खासतौर पे पिछले कुछ सालों से, चाहे वो PTI का दौर हो, ये दौर हो। लेकिन अगर आप कुछ अर्से पहले देखें, जो सिविल सोसाइटी के वहां पे लोग थे, उनकी रेपुटेशन होती थी। आपके प्रोग्राम के खिलाफ कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन आता था तो आप उसमें पेश होते थे, आप अपने दलाइल वहां पे देते थे, आपको सुना जाता था, तो आपको एक क्रेडिबल इदारा लगता था, एक क्रेडिबल वो काउंसिल ऑफ कंप्लेन लगता था कि उसमें ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ने लिखने से ताल्लुक है, जिनका ऐसे भी नहीं था। शहजाद भाई अल्लाह आपको बचाए वहां से, मैंने तो ये 15 मेरे पे केसेस हुए, मैंने 50 पेशा भुगती हुई हैं। इतनी आइडियल सिचुएशन भी भाईजान नहीं थी, हम तो वहां पे देख कर आए। उस वक्त भी जो बैठे होते थे लोग, उनकी कोशिश होती फलां एंकर को फलां चीजों को इनका दिमाग ठीक करना है, फलां को फिक्स करना है, वो पहले से चीजें तय होती थी। अगर प्लासा साहब आपका ये तजुर्बा है और उसके ऊपर अगर ये कानून आ जाए तो फिर सोचते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हमारा क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूँ सर, आई मैं अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन सर, मेरा अभी भी ट्विटर देख लें, सोशल मीडिया, आप भी उन्हीं लोगों में से। अगर 15 पेशियां पेमरा की भुगतनी पड़ रही है तो सोचिए फिर आप ये अथॉरिटी आपके साथ क्या करेगी? नहीं सर, एक बात सुने मेरी, शहजाद मेरा व्यू है, हो सकता है आप डिसएग्री करें। अगर मेरे से किसी को भी कंप्लेंट है, अगर वो आके मेरी गिरबान पकड़ने के बजाय मेरे स्टूडियो में है, मुझे पकड़े, मुझे रोड पे पकड़ ले, मुझे थ्रेट करे, मुझे फिजिकली नुकसान दे, वो चीज़ बेहतर है जब मेरे खिलाफ कोई कानून हो जाए और कानून पे मुझे समन किया जाए कि रऊफ साहब तशरीफ लें, अपने आप को एक्सप्लेन करें, डिफेंड करें, वो बेहतर है सर। इस तरह तो फिर लॉ ऑफ द जंगल बनेगा। मैं जब बात करूंगा, आप खुद कह रहे हैं कि देखिए पेमरा ने आपको 15 केसेस में समन किया, आपने जवाब दिए, लेकिन आज तक अरेस्ट नहीं हुए। यहाँ पे तो इम्कान इस बात का है कि आपको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है और 3 साल की सजा आपको दी जा सकती है। नहीं, कहीं फर्क है जो हम समझ रहे हैं कि पेमरा और इस कानून में है, जिसको हमें। अच्छा, मुझे इस बात को आप कैसे देखते हैं जो अताउल्लाह तारड़ ने की है कि जनाब, या उन्होंने किया है, उसने जरताज गुल साहबा ने,
उन्होंने जनाब की इस्तें उछाली जाती हैं, ये उन्होंने जरताज गुल साहब खुद बेचारे विक्टिम रही हैं। और ये जो लोग उनकी पार्टी का वो कह रहे हैं, अपना उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि गंद हम लोग डाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन पे कोई एक्शन नहीं होगा? वो जो लोग एक दूसरे से हरकतें कर रहे हैं या इवन आपके खिलाफ कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कर रहे हैं, वो तो सारा दिन हम जर्नलिस्टों के खिलाफ लगे रहते हैं, एंकर्स के खिलाफ लगे रहते हैं, जिसको पसंद नहीं होता। बात करना इनका बड़ा आसान है, इन पे एक्शन तो दूर की बात है। जैसे भी आपने मरियम साहबा की उस वीडियो के हवाला दिया कि यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, उनके जो एआई जनरेटेड बहुत ही गलीज किस्म की वीडियोस बनाई गई, क्या आपने सुना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा अपने लोगों को, चाहे उनके लोग हो या ना हो, कि हम इसमें नहीं करेंगे, हम या इसकी मजम्मत करते हैं? कहीं आपने सुना? नहीं सुना। यहाँ पे कोई एक शख्स दूसरी पार्टी के हवाले से जो कुछ हो रहा हो वो क्योंकि उनके मुखालफिन है उस पर मुजम्मत नहीं करते। पोजीशन ये लेनी चाहिए थी, चाहे उनके लोग हो या ना हो, कि ये जो भी कुछ हो रहा है, वो चीफ मिनिस्टर है सूबे की, एक औरत है, एक इंसान है, उनके खिलाफ इस तरह की मुहिम नहीं चलानी चाहिए। लेकिन पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमें जब एक्स पे कोई अपना प्रोग्राम अपलोड करते हैं या टीवी पे देख के हमें जब गालियां पड़ती हैं, आप ये देखा करें कि वो जो लोग गाली दे रहे होते हैं उनके फॉलोअर कौन होते हैं, कौन तो फिर अब आप उस बात पे आए हैं। अब इन लोगों को, ये जो क्राउड है वहां पे, फिर इन लोगों को कैसे रेगुलेट किया जाए? मतलब अब मुझे कोई कंप्लेंट है या आपको मुझसे कंप्लेंट है, मैंने कोई नास्टी फेक वीडियो डाल दी है, मैंने कोई यहाँ पे आपको याद होगा पिछले दिनों एआई के इमेजेस बना के पूरा का पूरा इन्होंने उसको लहूलुहान दिखा दिया कि जनाब यहाँ पे 300 लोग मारा गया है, कि ताकि आपके पूरे मुल्क में फसाद हो, यहाँ पे आपके इस्लामाबाद को आग लग जाए। तो फिर इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए सर? मतलब कहीं ना कहीं पे कोई थोड़ी सी रेगुलेशन तो चाहिए आपको। जैसे खोसा साहब आए का 238 लोग हमारे जो हैं वो 200 जनाब 38 नहीं, वो 268 वो गिन के आए थे, लाशें पूरी एक एक करके बाकायदा लाइन में लगा के वो गिन के आए थे। वो एक फेक न्यूज वहां से फैल रही थी, दूसरी फेक न्यूज हुकूमत फैला रही थी, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ना गोली चली है, ना कोई एक बंदा गोली से जख्मी हुआ है या हलाक हुआ है। और लेकिन जो पिम्स की रिपोर्ट है, जो दूसरे अस्पतालों की रिपोर्ट है, और अब तो मेरे ख्याल से ये फैक्ट चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, हमारा लोकल मीडिया हो, वो बाकायदा रिपोर्ट के साथ लेकर आया है कि ठीक है उतनी डेथ्स नहीं हुई है, लेकिन 8 या 10 ये डेथ्स हुई हैं। ये तो अब ऑन रिकॉर्ड लेकर आ गए। खुद हुकूमती मुजरा बाद में आके कह रहे थे हाँ गोली चली है लेकिन हवाई फायर हुई है, हाँ गोली चली है लेकिन अली अमीन गंडापुर के गार्ड ने चलाई है। तो ये फेक न्यूज एक तरफ से पीटीआई वाले फैला रहे थे, एक तरफ हुकूमत फैला रही थी। तो इसी पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। जो आपने कहा तरीका क्या है, सबसे मौसर तरीका हमारी नजर में सिविल पनिशमेंट्स का है। पाकिस्तानी कई ऐसे चैनल हैं जो कि ऑन एयर होते थे, बरतानिया में जाके उन पे भारी जुर्माने हुए, आज उनको अपनी जो बीम्स है वहां से बंद करनी पड़ी है। और ये क्या हुआ है, कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं, सिविल पनिशमेंट भी है। क्योंकि क्रिमिनल पनिशमेंट में मसला ये कि सजा होना बड़ा नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो क्रिमिनल चार्ज आज तक सिविल में जो है वो प्रोसिक्यूशन में साबित आपका क्या ख्याल है? इंपॉर्टेंट नुकता है, आपको क्या ख्याल है? सिविल में आप जाएंगे, वो नुकता साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। वो कैसे किसी का इंटेंट, किसी की नीयत जाहिर करेंगे, तो वो केस बड़े कमजोर हो जाते हैं। सारा ओनस उसका बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर। वैसे आपको कोई याद पड़ता है कोई सिविल में कोई केसेस में कोई सजाएं दी गई हूं? ये 2016 से है पीका एक्ट। पैमरा में होती है, फाइन्स होते हैं। पैमरा और चीज है सर, आप ने पैमरा नहीं, मैं पीका की बात कर रहा हूं। पैमरा इज टोटली डिफरेंट लॉ सर, वो टीवी चैनल्स को रेगुलेट करता है। पीका जो है आपके साइबर को करता है। पीका में तो मसला यही है कि सबसे पहले आप एफआईआर करते हैं और अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा वैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं दिसंबर के महीने में आपकी बात काट रहा हूं साथियों को, मैं आपको बता रहा हूं, जानते हैं कुछ साथियों को, क्लासेस साहब आसिफ बशीर चौधरी साहब है हमारे, आप कहेंगे कहीं से कोई इररिस्पांसिबल जर्नलिस्ट है जी, उनको भी पीका के अंडर उन समेत 150 साथियों को इस दिसंबर में पिछले महीने जो है वो बुक किया गया है पीका कवानीन के तहत। तो यहाँ पे तो वैसे ये 150 कौन से हैं सर? बार बार कहा जा रहा है। मैं तो मतलब आसिफ चौधरी साहब के अलावा मैं तो किसी का उस तरह का नाम नहीं सुना जिनको इस पे 150 को कहा गया। 150 इज ए ह्यूज नंबर सर। इस्लामाबाद में 150 बंदे पे एफआईआर हो जाए, ह्यूज नंबर। इस पे बाकायदा RIUJ की प्रेस रिलीज आई थी, हमने उन्होंने को नाम दिए थे प्रेस रिलीज में या जस्ट उन्होंने कह दिया? खबरें तो बिल्कुल रिपोर्ट हुई है, तो नाम अब 150 नाम तो मेरे सामने भी नहीं है इस वक्त, लेकिन ये बिल्कुल खबरें रिपोर्ट हुई है, इसको किसी ने डिसोन नहीं किया। हाँ, आसिफ बशीर चौधरी साहब से भी हमने पूछा कि आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। एक हफ्ते बाद उनको ये कह दिया गया छोड़ देंगे, कोई और आसिफ बशीर चौधरी साहब है, आप नहीं, आप स्टिल करें, इसमें आपको कोई मसला नहीं। तो इस तरह की यहाँ पे जी चीजें हो रही हैं। मसला ये कि जब आप डेफिनेशन को ब्रॉड बेस रखते हैं तो उसमें आप किसी को भी धर सकते हैं। हम सिर्फ इस बात के खिलाफ हैं कि आप जो अगर आपने किसी ऑफेंस में क्रिमिनल पनिशमेंट देनी भी है, जिसको दुनिया भर में तो वैसे हम देखते हैं कि नहीं होती, ऑफकॉम की मैंने अभी आपको मिसाल दी, अभी हम लोग EU मीडिया विजिट पे गए हुए थे, पूरे EU में इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू है कि कैसे आप सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे ताकि और इस तरह रेगुलेट करें कि आजादी इज़हार राय। सर जी वहां पे तो ट्वीट कर दूं ना मैं आपके खिलाफ, आप और मैं वहीं पे हैं, अगर सेफ्टी जाने आपको पता है क्या कुछ होता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ती है फौरन। वहां पे EU की मिसालें जब हम देते हैं, कवानीन आप नहीं सर हमारा या तो आपको
नहीं हमारा, मैंने पीका का आपको बता रहा हूँ कि अब तक कोई बताया ना कि कितनी यहाँ पे सजाएं हुई हैं, किसी को नहीं होती सर। मैंने 2-3 केसेस किए थे वहाँ पे, आज तक नहीं हुआ, 10 साल हो गए। लोगों ने कोई मेरे ऊपर कोई आप पहले अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप केस साबित नहीं कर पाते। जब 2016 में पीका का कानून आया तो उसके बाद आपने देखा कि नवाज शरीफ के खिलाफ पीका का केस बन गया था। अब नवाज शरीफ को आप अज्यूम कर सकते हैं ये सजाएं पहले पीका में मौजूद हैं। आई होप कि आपको पता होगा इसका, ऑलरेडी ये सजाएं जो है ना यहाँ पे उन्होंने जुर्माना बढ़ा दिया, अदरवाइज तो 3 साल जेल या 3 साल सजा जो है वो तो 2016 पीका में भी है। मैंने कहा कि कुछ ऑफेंसेस थे उसमें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से थे, हेट स्पीच के हवाले से थे, उसमें बिल्कुल ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थे, नॉन वेलेबल थे, लेकिन अब उसका दायरा का जो है बहुत ज्यादा वसी किया जा रहा है। चलो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शहजाद, थैंक यू शहजाद फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी अहम डिस्कशन कर रहे थे क्लासरा साहब, पीका तरमीमी बिल के हवाले से सेनेट दाखिला कमेटी का जो आज इजलास था वहाँ भी इसको मंजूर कर लिया गया है और कहा जा रहा है शायद कल जो है ये सेनेट से भी अप्रूव हो जाए। क्या व्यू है आपका इस पर? ये वही कुछ हुआ है जो अदालतों का पहले हमने उस दिन जिक्र किया था कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी से। जिस तरीके का हमने ये सोशल मीडिया को एक अब्यूजिव फोरम बना दिया था, एक इंफॉर्मेटिव होने का, कि जहाँ पे बड़े बड़े लोग हम सीख सकते थे, लर्निंग हो सकती है। आजकल जाकर देखें, उसे अपनी राय का इजहार तो करके देखें। जो आप जरा कोई ऐसी बात करें जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी हो, उसके फॉलोअर्स को, कल्ट जो बने हुए हैं यहाँ पे और उन्हें बैयत की हुई है लोगों ने, जो उनके मिजाज अप्रोच के खिलाफ कोई कमेंट करके दिखा दें, पता चल जाएगा वो कितना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे या उस पे राइट पे बिलीव करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे इनसे चिढ़ चढ़ती है इन सियासी जमातों से और इनकी मुनाफिकतों से, कि जब ये बड़े अच्छे बन के आते हैं, मीठे गोले हमें देना आते हैं। इस वक्त हामिद खान साहब को मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए हैं, हम इनके साथ अदालतों में जाएंगे। मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला हो गया। फिर असद कैसर साहब ने हमारे साथ खड़े होकर यकजहती दिखाई है, फिर गौहर साहब ने दिखाई है। इन सबको ना किसी वक्त एक क्लिप दिखाना चाहिए इमरान खान साहब का, जब इनके दौर में ये लेकर आ रहे थे, उसमें जनवरी फरवरी की बात 2022 में, और 6-6 महीने के लिए इन्होंने कहते थे जेल में डालेंगे। रिमांड मतलब नैब आपका जो रिमांड देता है वो 3 महीने का होता था, 90 दिन का होता था। ये कहते हम 180 दिन आपको जेल में रखेंगे, फेक न्यूज का बाद में फैसला करेंगे। ये इनके लाज थे, ये ला रहे थे और चीजें लाए थे। इन्होंने कहा नहीं, मरियम नवाज ने जो ये सजाएं रखवाई थी उस वक्त 2016 में कैप्टन सफदर साहब के जरिए, वो कम थी, उनको समझ नहीं थी। ये उस वक्त इनको बाकायदा ये DGFI या किसी वक्त उनको ले भी लेंगे। बशीर मेमन साहब जो आपको खुद बताएंगे, वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा जाता था और सहाफ़ियों को नाम दिया गया था कि इन पर दहशतगर्दी के तहत इनको प्रोसीड करें, कि इन्होंने कोई कमेंट्स किए हैं, कोई उस पर बुशरा साहबा पे, ये चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड हमने स्टोरीज की हुई हैं। सो बिल्कुल ये सारी हुकूमतें जो आती हैं ना, उनका यही तरीका होता है कि आपने कंट्रोल करना है, सहाफ़ियों को भी करना है, अपने खिलाफ आवाज़ों को भी करना है, लेकिन इनको फिर हमदर्दी जाग जाती है। PTI वाले हमदर्दी ना करें हमारे साथ, क्योंकि इन्होंने उससे भी बड़े सख्त लाज जो है ना ये लेके आ चुके हैं। हमने जो स्ट्रगल करनी है वो नवाज लीग की इनके कवानीन के खिलाफ भी करनी है। वहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी शहजाद ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हमें इनके भी उसमें करनी है। इस मामले में हुकूमतें हमेशा जो है ना वो सेम पेज पे होती हैं। ये जो इस वक्त ड्रामे कर रहे हैं ना कि इनको बड़ी हमदर्दी चढ़ गई है, वो हामिद खान साहब को चढ़ गई है, असद कैसर साहब को और गौहर साहब को, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मैं कि जिस तरह हमने सोशल मीडिया के साथ हशर कर रहे थे ना, इसका अंजाम यही कुछ होना था। जो अदालतों में जजेज एक दूसरे के साथ कर रहे थे, उन्होंने मौके दिए। इससे आप एस्टेब्लिशमेंट को मौका देते हैं, आप एजेंसीज को मौका देते हैं, आप उसके बाद पार्लियामेंट को मौका देते हैं कि आप पे आए और स्ट्राइक करे। और 2-4 ऐसे ये ब्लंडर्स होने थे, जो भी हुआ ना UAE वाले प्रेसिडेंट वाला, ये होना था और हमसे ब्लंडर्स हुए वहाँ से, जिस चीज़ों को वहाँ पे किया गया और उसके बाद उनको हुकूमतों को मौका मिला है। तो मैं तो नहीं समझता कि ये चीज़ें जो हैं कोई मतलब 1000 दफ़ा हमने इन चीज़ों पे बात की। मेरी एंकर से बात हो रही थी, बहुत सारे दोस्तों से भी, मैंने कहा अब तक कितने एंकर जो हैं जो TV पे बैठे हुए गुफ्तगू करते हैं, इन पे केसेस हुए हैं। अगर पैमरा केस करते मैं वेलकम करने को तैयार हूँ, ठीक, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे खिलाफ अगर कोई बंदा एग्रीड फील करते कि रऊफ ने मेरे खिलाफ खबर गलत दी है, स्कैंडल गलत दिया है, इसके फैक्ट्स ठीक नहीं है, इसने मुझे डिफेम किया है, ही शुड टेक मी टू द पैमरा, उसका राइट है। मैं ये नहीं कह सकता मुझे क्यों बुलाया। मैंने 50 पेश भुगते, कभी आपने सुना ही नहीं होगा मैंने बैठ के रोला डाला हो, इसको आज़ादी को राय का मसला बनाया। नो, मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं जिम्मेदार, मैंने साफत करनी है, मैंने वही साफत करनी है, मैंने ट्वीट भी वही करना है कि जो जिम्मेदारी पे भरा हो। मैंने इस पे सोशल मीडिया पे वही बात करनी है, जो बात मैं TV पे कह सकता हूँ वही मुझे सोशल मीडिया पे करनी चाहिए। अगर मैं वहाँ पे अगर गाली देने का राइट रखना चाहता हूँ तो फिर हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। हमें भी थोड़ी सी
कुछ समझ के साथ जरा थोड़ी सी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। एक गाली गलौज को या तनकीद को बिल्कुल, अगर खुद ही सब रिस्पॉन्सिबल होके इस चीज का इस्तेमाल करें तो फिर जरूरत ही जो है वो इतने सारे लोग कर रहे हैं ना। अब तक किसी आसिफ चौधरी साहब के अलावा तो किसी कोई प्रोमिनेंट का मुझे नहीं आ रहा जो मतलब एक प्रोफेशनल एंकर जर्नलिस्ट हो जिस पे उन सबको पता है ये सारे काबिल लोग हैं और कोई फेक न्यूज नहीं देता जितने हमारे एंकर दोस्त हैं। मैं सबको देखता भी हूँ, सुनता भी रहता हूँ मैं। थैंक यू नाजरीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।